नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा कल की क्लास में हमने जीएस पेपर 1 यानी कि यूपीएससी का जीएस पेपर 1 है उसका एनालिसिस किया था कंप्लीट रूप से। आज की क्लास में हम एनालिसिस करेंगे जीएस पेपर 2 का और जीएस पेपर 2 के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं। कल की क्लास में विजय का एक कमेंट था और विजय कह रहे थे कि सर एक बार आप चेक कर लीजिए कि सब्जेक्ट आपने सही लिखे कि नहीं लिखे। देखिए, संपूर्ण रूप से मैंने पूरा सिलेबस आप सभी के सामने रखा और उसके यूनिट्स जो है, पॉइंट्स जो है, उनके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। आपका डाउट बिल्कुल जायज है। डाउट इतना था आपका, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसको भी सगाईमेंट किया गया है, यानी कि उसको भी इसमें जोड़ा गया है। आप कई बार कहीं अन्य कोचिंग संस्थान के अगर आप सिलेबस एनालिसिस देखेंगे या फिर आप कहीं अन्य जगह से भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा और ऐसा ही प्रतीत होता है, ठीक है। और वाकई में ये बात सही है कि प्राचीन भारत का और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी उसमें ऐड किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से सवाल आते हैं लेकिन इतने नहीं आते हैं। उनका जो वेटेज होता है वो बहुत कम है, नामात्र है प्राचीन और मध्यकालीन का, अगर एक तरीके से हम बात करें तो मेंस के अंदर। लेकिन वहां पर जो सब्जेक्ट, जो राजपत्र के अंदर जो सब्जेक्ट जो दिए गए हैं या जो सिलेबस उनके द्वारा जो जारी किया गया है उसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से कि प्राचीन भारत का इतिहास अलग पूछा जाएगा, मध्यकालीन का अलग पूछा जाएगा, आधुनिक का अलग पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा उसमें यूनिट्स डाली गई है, यूनिट्स के माध्यम से ही सवाल वहां से पूछे जाएंगे। इतना सा उसके अंदर सगाईमेंट डाला गया है और उस सगाईमेंट के माध्यम से ही मैंने आपको पूरा एनालिसिस करवाया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा विजय जी, ठीक है। अब अगले पेपर के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 आप लोगों को पता है 250 नंबर का होता है। सभी जो पेपर्स है उनका लगभग जो टाइम मैनेजमेंट होता है या फिर जो नंबरिंग है वो लगभग सेम है, ठीक है। चलिएगा, तो देखिएगा इसके अंदर भी लगभग मैंने 4 सब्जेक्टों में या फिर 4 सब्जेक्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करने के, 4 विषय के अंदर डिवाइड करने का मैंने कोशिश की है, जिसके अंदर मैंने पहले इसमें शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली पर सीधा सीधा सवाल उठाया है कि शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली से सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था एक अलग चीज है, शासन प्रणाली अलग है, दोनों चीजों को समझना है। ये सब चीजें यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को भी बताऊंगा उनकी पूरी जो सब्जेक्ट जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन कारण क्या रहा है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अगला जो है आपका संविधान, यानी कि स्पष्ट रूप से संविधान दिया गया है कि संविधान से सवाल बनते हैं और संविधान के अंदर आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद अनुसूचियां आपको पता रखनी है और साथ में अगर हो सके तो धाराएं भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि मेन जो धाराएं होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, सामान्य बात, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का अगर बैकग्राउंड आपका है, जिसके अंदर अगर आप जिसको अपन कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, ऑप्शनल अगर आपने उसमें पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो सामान्य रूप से इंटरव्यू के पैनल के अंदर जो है आप लोगों को उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर कभी कभार धाराओं के बारे में भी चर्चा कर ली जाती है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। तो संविधान के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, संविधान के बारे में भी हम कंप्लीट रूप से एनालिसिस करेंगे, आराम से हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस के बारे में अगर बात करें तो सामाजिक न्याय भी एक व्यवस्था है, ये भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही आता है। लास्ट में एक अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय रिलेशन की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, इस संबंध के अंदर आप लोगों को पता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर आप लोग ज्यादातर करंट अफेयर्स का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल जायज बात है, करंट अफेयर्स का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स से अधिकतर सवाल बनते हैं और मेंस के अंदर ये वेटेज देखा जाता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा होता है और सवाल वही पूछे जाते हैं जो हाल ही के समय में जो चर्चित होते हैं। यहाँ पर संविधान यानी कि सामाजिक न्याय जो है, यानी कि सोशल जस्टिस के अंदर भी वही सवाल पूछे जाते हैं जो कि वर्तमान समय में चर्चित होते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में चर्चित होता है या फिर इन पर डिबेट चलती रहती है तो इनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में संविधान में जो बदलाव होते हैं, जो संशोधन होते हैं, उनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है और सीधे सीधे सवाल उठकर आते हैं। संशोधन और बदलाव के बारे में जो होता है उससे सीधे सीधे संविधान से सवाल उठ जाते हैं, ठीक है। अगर संविधान के ऊपर कोई संकट आया है, जैसे मान लीजिए कोई भी मुद्दा है, कोई भी मुद्दा आ जाता है जिसके अंदर बात की गई है कि संविधान को जो है हानि पहुंचाने का काम किया जा रहा है, संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है या संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो उन बातों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि वो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है और उसके माध्यम से, करंट अफेयर्स के टॉपिक के माध्यम से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। शासन व्यवस्था आप लोग समझ गए होंगे, शासन प्रणाली आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि राजनीति के अंदर जो जितने भी पद होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। लगभग सारी चीजें इसमें से मैंने आपको पढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय संबंध और सोशल जस्टिस इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है।
एक संविधान हमारा इसमें अनकम्प्लीट है, इनके बारे में भी हम बहुत जल्दी, यानी कि लगभग इनकी जो यूनिट्स है वो लगभग कंप्लीट है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्णतः 100% कंप्लीट है। ठीक है, अभी भी काफी सारे जो पॉइंट्स है वो छूटे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, इन पर भी हम बातें कर लेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं, अब लेते हैं यानी कि 1.12 यानी कि जो पॉइंट्स है, यूनिट्स जो है, उनको अपन एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या पूछा गया है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए लिया है संविधान, यानी कि भारत के संविधान के बारे में मैंने सबसे पहले बात की है। और भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, भारत के संविधान के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर भारत के संविधान के अंदर जो है, यानी कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार विकास के बारे में बात की जा रही है। यानी कि शुरुआत में जो संविधान का जो ऐतिहासिक आधार रहा है उन पर हम बात करेंगे, उन पर हम बात कर चुके हैं। यानी कि संविधान का धरोहर जो है, जिसको आप लोग कहते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आधार के बारे में, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बाद में विशेष जो संशोधन महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि कौन कौन से प्रावधान यानी कि कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, जो कि शुरुआती के अंदर कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल आए हैं, उन पर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, यानी कि ये उस समय की बात है जिस समय भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि उसका निर्माण हो रहा था। और निर्माण प्रक्रिया आप लोगों को पता है कि 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए थे, उसी के बाद में जस्ट जो है भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। वहीं से कुछ सगेस्ट में जो कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट किए गए हैं, वो ऐतिहासिक संविधान के ऐतिहासिक हिस्से के अंतर्गत आते हैं, जो कि आधार डेवलपमेंट यानी कि ऐतिहासिक हिस्से के अंतर्गत आते हैं। और ऐतिहासिक हिस्से के अंतर्गत जो चीजें आती है उनके बारे में आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है। सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। दूसरा संघ और राज्यों के कार्यों के बारे में बात की गई है कि संघ और राज्य यानी कि संघ केंद्र शासित प्रदेश और जो केंद्र है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की अगर बात करें तो आपस में किस प्रकार से लिंक है, या फिर किस प्रकार से कार्य पद्धति है और किस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। और इनके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में संघीय ढांचा से संबंधित विषयों की चुनौतियों के बारे में बात की गई है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। संघीय भाषा यानी कि वही बात है कि जो अंतरराष्ट्रीय जो केंद्र है, केंद्र की बात की गई है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी बात की गई है, उसी के साथ में यहाँ पर राज्यों की बात की गई है। उन पर हम चर्चा कर चुके हैं, इनका ढांचा कैसे होता है, इससे संबंधित जो विषय हैं, उनकी चुनौतियां क्या क्या रही है, उनके बारे में हम एनालिसिस कर चुके हैं। इसके बाद में शक्तियां और प्रतिकरण अलग जो विवाद रहे हैं, यानी कि इनके क्या क्या विवाद रहे हैं, ठीक है, तो उन विवादों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि कौन सा राज्य जो है किसमें कितना हिस्सा आएगा, सरदार वल्लभ भाई की भूमिकाएं क्या रही, उनको बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो विवाद का निवारण तंत्र जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन कौन सी समस्याएं रही, तो उन समस्याओं का प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी रही, उनके बारे में, इनकी अलग अलग शक्तियां कब कैसे बंटवारा किया गया, उनके ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। अगला 5वीं यूनिट के अंदर आएगा आपके, जो कि भारतीय संविधान की योजना और अन्य देशों के साथ में तुलना, जो कि हम लोगों ने पहले ही तुलना कर चुके हैं। और तुलना किस प्रकार से करते हैं कि जैसे ब्रिटेन के संविधान से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये दिया गया है, जबकि भारतीय संविधान में यह है। ब्रिटेन के अंदर अलग है, अमेरिका के जो संविधान है उससे ये चीज दी गई है, जबकि अमेरिका के अंदर ये चीजें अलग है, जबकि भारत के संविधान में ये चीजें लिखी गई है। तो वो चीजें जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वो होता है। आगे चलते हैं। हालांकि यहाँ से जो सवाल बनते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, और आप लोग इस चीज को ये मत मानिएगा कि सर ने कहा था तो वाक्य में यहाँ से सवाल नहीं आएंगे, तो इनको आप इग्नोर कर दो। इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इतना ध्यान इन चीजों पर आपको देना नहीं है। इस पॉइंट में खासतौर पर आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, यानी कि जो प्रमुख संस्थाएं वाला जो टॉपिक है, ये वाद विवाद का जो निवारण सिस्टम है, इस पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में भारतीय संविधान की जो योजनाएं हैं वह अन्य देशों के साथ में क्या तुलना रही है, इससे न मात्र सवाल बनते हैं, लेकिन कभी कभार सवाल तब बनते हैं, सवाल जब वेटेज अच्छा होता है, जिस समय विवाद चल रहा होता है। अभी वर्तमान समय में आपको पता है कि यूक्रेन के मध्य और जो अभी वर्तमान समय में विश्व की हालत थोड़ी सी डगमगा रही है। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में अभी एक विवाद जो है, राजनीतिक विवाद अभी छिड़ चुका है, तो उस विवाद के कारण भी कई सारे कंट्रीज जो है विवादित विषय और भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल बन सके। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। छठा यूनिट हमारा है जिसके अंदर संसद के बारे में बात की गई है कि संसद क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। राज्य विधायिका क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मैंने दे दी है। इसके बाद में कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में हम पूरे
सारी चीजें जो है कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं, इनकी शक्तियां, इनका पावर सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो जनप्रतिनिधित्व जो होते हैं उनके अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उन लोगों को क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, उन पर बात की गई है। तो इनके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसके बारे में अगर मैं आपको स्पष्ट रूप में कहूं, ये तो यूपीएससी पेपर जो राजपत्र है ये उसकी भाषा में लिखा गया है कि जनप्रतिनिधित्व का अधिनियम और मुख्य विशेषताएं, लेकिन ये वो बातें की जा रही है कि जो राष्ट्रपति की योग्यता होती है, मुख्यमंत्री की योग्यता, राज्यपाल की योग्यता, क्या क्या योग्यताएं हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं रहे हैं, कौन कौन से अधिनियम के तहत ये योग्यता ली जाती है, तो ये उनकी बात कर रहा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज अलग है। इसलिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी को क्लियर करने का एक सीधा सीधा फंडा है कि उसमें आपको शब्दावली का विशेष ध्यान रखना है, और शब्दावली को आप लोग अगर समझते हैं अच्छे से, अगर आप शब्दावली को समझ जाएंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, अच्छे नंबर लाने से। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यूनिट नंबर 9 है, जिसके अंदर विभिन्न पदों की नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। नियुक्तियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कौन से पद की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। इसी प्रकार से उनकी शक्तियां कौन देता है, उसका पावर यानी कि उसका वर्क क्या होता है, उसका उत्तरदायित्व यानी कि वो किसको अपना इस्तीफा दे सकता है, उसका वर्क क्या होता है, उसकी शक्तियां क्या रही है, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंतर्गत आती है यूनिट नंबर 9 के अंदर। यूनिट नंबर 10 जो है वो कहती है कि संविधान को न्याय निकाय यानी कि संविधान में जो न्याय निकाइयां हैं उनके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं वैसे। इसके बाद में यूनिट नंबर 11 है, जिसके अंदर सरकारी नीतियों का विकास, डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इसके बारे में बात की गई है, डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में यूनिट नंबर 12 जो है, इसमें विकास की प्रक्रिया और विकास उद्योग क्या है उन पर बात की गई है, ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे अभी छूटे हुए हैं तो उनको हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में देखिए विकास प्रक्रिया, विकास उद्योगों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, यानी कि राज्य की और केंद्र की जो योजनाएं होती है उनके बारे में विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ना है कि केंद्र में आप लोग क्या, केंद्र की क्या भूमिका रही है, राज्य की क्या भूमिका रही है, केंद्र ने कौन सी योजना लागू की गई है जिसमें राज्य का कितना हिस्सा है और राज्य ने कितना प्रतिशत दिया है। तो ये योजनाएं जो है ये आपको जरूर पढ़नी है। योजनाओं से सीधा सीधा यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। मेंस एग्जाम जीएस पेपर 2 में योजनाओं से सीधे सीधे सवाल होता है, ठीक है। और दूसरी बात आप एक चीज और याद रखना, मैं यहाँ पर आपको सिलेबस का एनालिसिस करा रहा हूँ, और सिलेबस का एनालिसिस कराने का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि सिलेबस का एनालिसिस अगर मैं कर रहा हूँ यानी कि मैं आने वाले समय में अब आप लोगों को करंट अफेयर्स की कुछ पॉइंट्स जो है, यानी कि संडे की एक क्लास रखूंगा जिसके अंदर मैं करंट अफेयर्स के हर टॉपिक के हर पॉइंट्स के लिए जो है मैं रिसर्च बैच आप लोगों के लिए जो प्रारंभ हो रहा है बैच, उसके अंदर रिसर्च पॉइंट रखेंगे जिसके अंदर आप लोगों को विशेष रूप से करंट अफेयर्स से भी रूबरू करवाया जाएगा। बस आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया कि राज्य की कल्याणकारी योजना है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं वहां पर ये बार बार नहीं बताऊंगा, वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से सजेस्ट करना हूं कि आपके दिमाग पर इस चीज का स्तर जो है, आपके दिमाग पर बोझ लीजिए थोड़ा सा, कि आप लोगों को हर पॉइंट हर यूनिट आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही आपके सामने कोई टॉपिक आता है करंट अफेयर्स का, तुरंत आप लोग उसका एनालिसिस कर सके, तुरंत आप उस चीज को समझ सके कि ये कौन से पेपर में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से यूनिट के तहत ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो उसके ऊपर आपको जहां पर आपने वो नोट्स तैयार कर रखे हैं वहीं पर, या फिर उसके जो पेज नंबर है वो उन नोट्सों के आगे आप लोग लिखें, ताकि उन जब इस टॉपिक को पढ़े तब उस करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस है उसको भी आप लोग पढ़े, ठीक है। जब नोट्स तैयार करें तो नोट्स आप लोगों ने तैयार कर लिए हैं, मैंने आपको नोट्स तैयार करवा दिए हैं। जो बच्चे रेगुलर बैच में हैं उनका नोट्स तैयार कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, ठीक है। और जो बच्चे अब नए ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे नए ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है उनके द्वारा, मतलब मेरे द्वारा आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रिंटर, पूरे नोट्स प्रिंटर है और सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है। मतलब जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, जो भी क्लास नोट्स है, या फिर जो भी बुक्स का जो रिव्यू है, या फिर जो स्रोत है, उन सारी चीजों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसके बाद भी आपके पास में 2 या 3 कॉपी होनी चाहिए, 4 कॉपी होनी चाहिए, 4 कॉपी होनी चाहिए कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के लिए, जिसके अंदर हम जो करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस है वो हम लोग करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का एनालिसिस जो हम करेंगे उसको आप लोग जीएस पेपर 1 का, जैसे करंट अफेयर्स है तो उसको जीएस पेपर 1 वाली कॉपी में लिखेंगे, कौन से यूनिट का कौन सा पॉइंट है, कौन से सब्जेक्ट का है, वो भी आप लोगों को उस कॉपी को जो है 4 भागों में, जैसे 4 सब्जेक्ट है तो 4 भागों में आपको डिवाइड कर लेना है। उस कॉपी को 4 भागों में आप डिवाइड कर लेंगे, उसके आगे आप सब्जेक्ट लिख देंगे कि ये पॉलिटिकल साइंस है, ये शासन व्यवस्था है, ये संविधान इकाई है, और इसके बाद में ये जस्टिस न्याय है, उसके सोशल न्याय है,
सोशल जस्टिस है। उसके बाद में अगला जो है यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इस प्रकार से आपको उस कॉपी को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद में जहां से आपको एनालिसिस करवाया जाएगा, तब आप नोट्स जब तैयार करेंगे तो वो जो नोट्स तैयार करें तो उसके साथ में आप लोग यूनिट और पॉइंट जरूर लिख लें, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी यूपीएससी के सिलेबस को समझने में और यूपीएससी को क्रैक करने में। और यूपीएससी का एग्जाम जो मेंस आप लिखने बैठेंगे, आप सबसे बेहतरीन नंबर लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप अगर ढंग से पढ़ेंगे, अगर किसी चीज को आप क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, तो वो चीज आपके दिमाग में जो है लंबे समय तक स्थिर रहती है। ठीक है, और लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए ये सबसे जायज तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित क्या रही है, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं का विकास संबंधित विषय, यानी कि इनके बारे में हम अभी तक अध्ययन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इनके बारे में भी हम जो है, यानी कि अगर मैं एक बात के थ्रू कहूं या फिर एक सब्जेक्ट के थ्रू कहूं, तो मैंने ये चीजें आप लोगों को जो है, अगर आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये चीजें जो है इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई है। ठीक है, भारतीय यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट करवा रखी है, अगर आप लोगों को पता हो तो। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मानव संसाधनों के बारे में, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं विकास संबंधित इनके बारे में हम ज्योग्राफी में भी चर्चा कर चुके हैं, साइंस में भी चर्चा करने वाले हैं आने वाले समय में। तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स आप लोग पहले पढ़ रखे हैं। बाकी आप लोगों को बस ध्यान इतना सा रखना है कि सवाल किस प्रवृत्ति का पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा 15वीं यूनिट जो है आपकी, उसके अंदर गरीबी और भूख से संबंधित, यानी कि भूखमरी गरीबी के बारे में बताया गया है। यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन हाल ही का वेटेज नहीं है कि हाल ही में यहाँ से सवाल नहीं बन रहे हैं, लेकिन एक समय था जब यहाँ से सर्वाधिक सवाल आते थे। लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि वर्तमान समय की हालात को देखते हुए अभी वर्तमान समय में करंट अफेयर्स का एक मुद्दा अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से भी आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका में, यानी कि श्रीलंका के अंदर एक समस्या आ गई थी, और श्रीलंका की समस्या को देखते हुए शायद हो सकता है कि मेंस जीएस पेपर सेकंड के अंदर यहाँ से एक सवाल बन जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी वो रखता है और साथ ही में जो है यानी कि यहाँ पर गरीबी और भुखमरी से भी वो ताल्लुक रखता है। इस वजह से हो सकता है कि सवाल बन जाए। ठीक है, तो उन चीजों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा यूनिट नंबर 16, जिसके अंदर आप लोगों को शासन व्यवस्था, ई गवर्नेंसी के बारे में, इसके अनुप्रयोग क्या है उनके बारे में, मॉडल जो है इनकी क्या सफलताएं रही है या नहीं रही है, सीमाओं के बारे में, और पारदर्शिता एवं जवाबदेही किनकी है, इन सारी चीजों पर तो इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। अभी तक हम इस पर अध्ययन नहीं करे हैं। ई गवर्नेंसी पे हम अध्ययन कर चुके हैं, शासन व्यवस्था पे हम कर चुके हैं, और इसके ई गवर्नेंसी के प्रयोग अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं। मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, पारदर्शिता और जवाबदेही भी हम पढ़ चुके हैं। पारदर्शिता, सीमाएं और सफलताएं, यानी कि 3-4 पॉइंट आपके छूटे हुए हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। किसी ना किसी सब्जेक्ट में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और वहां पर मैं आपको बता दूंगा। चलिएगा इसके बाद में देखिएगा लोकतंत्र, यानी कि 17वां जो टॉपिक है आपका यूनिट जो है, उसके अंदर लोकतंत्र में और सिविल सेवाओं की जो भूमिकाएं हैं, यानी कि आप लोगों की और लोकतंत्र के बीच में क्या संबंध है आपस में, यानी कि राजनेताओं के बीच में और आपके बीच का जो संबंध है, पॉलिटिक्स और एक सिविल सेवक जो होता है या सर्वेंट जो होता है, उसका जो संबंध है आपसे, रिलेशन जो है, उसके बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है। चलेगा इसके बाद में यूनिट नंबर 18 है, जिसके अंदर भारत और इसके पड़ोसी से संबंध कैसा रहा है, यानी कि क्या हेल्प करता है क्या नहीं करता। यहाँ से 100% करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधी आप इसको मानकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ से जो सवाल पूछे जाने वाले हैं आप लोगों को, अभी आप लोगों को पता होगा कि जो मुस्लिम जो कंट्रीज है, ठीक है, तो वहां पर एक विवाद का विषय बन चुका है कि भारत के इतना बड़ा मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर इतना बड़ा विवाद कैसे आ गया भारत में। मतलब ये जो एक समस्या है, ये पॉलिटिक्स है, वैसे राजनीति है, लेकिन फिर भी एक समस्या बन चुकी है, जिसके कारण भारत को जो है झुकना पड़ रहा है, और भारत की जो विदेशों के साथ में जो भारत का रिलेशन है, उस पर थोड़ा प्रभावित देखने को मिल रहा है। आसपास के जो हमारे देश है, अड़ोसी पड़ोसी जो देश है, वो भी हमें बुरा बता रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, संभवित है कि यहाँ से सवाल बन जाए इस विवाद को लेकर। श्रीलंका से 100% सवाल बनेगा, ये चीज आप लोग याद रखिए कि श्रीलंका से 100% सवाल बनने वाला है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद में यूनिट नंबर 19 है, जिसके अंदर भारत के हितों के बारे में, भारत की परिदृश्यता का विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा उनकी राजनीति का क्या प्रभाव रहा है, इनके ऊपर आपको गहन अध्ययन होना चाहिए आपके पास में। चलिएगा इसके पास में यूनिट नंबर जो 20 है, उसके अंदर पूछा गया है कि देखिएगा द्विपक्षीय क्षेत्र और वैश्विक संबंध,
और साथ ही में भारत से संबंधित प्रभावित करने वाले कारक, ये पक्ष अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इस यूनिट को हम पढ़े नहीं है, इसको बहुत जल्दी हम पढ़ लेंगे। चलिएगा, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच और उनकी संरचनाएं जो कि अध्यादेश जारी करती है, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा, अगर इस यानी कि ये चीजें आप कहां से पढ़ सकते हैं, इनके स्रोत आप लोग जान लीजिए। तो स्रोतों के अंतर्गत आप लोग देखिएगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक से आप पढ़ सकते हैं, सीधे सीधे उसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक से आप पढ़ सकते हैं। महेश कुमार बर्णिवाल की जो एनसीईआरटी की जो बुक आती है, उससे भी आप लोग सहारा ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। कुछ पॉइंट्स इसमें है, पूरे नहीं है। दृष्टि की आप क्यूज बुक ले सकते हैं, उसमें भी कुछ पॉइंट्स अच्छे दिए गए हैं। और साथ ही में आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूं कि वो सारी चीजें जो पेपर में पहले पूछ ली गई है, वो सारी चीजें आपको दृष्टि के क्विज बुक्स में देखने को मिल जाती है, जिससे आपको एक अनुभव हो जाता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कि आपके लिए यूजफुल यह है या नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूं कि दृष्टि की जो क्विज बुक्स होती है, वो काफी सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज भी कर देती है, क्योंकि अगर आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है तो आप 100% वो जो किताबें हैं, जो बुक्स जो बताई गई है, उससे आप 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। उसका कारण है, और उसका कारण मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा। वैसे मेरी खुद की इच्छा है कि मैं दृष्टि की जितने भी क्विज बुक्स है, उनके जितने भी टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स को, सारे यूनिट्स को, और साथ में जितने भी सवाल दिए गए हैं, उन पर मैं एक किताब पर लगभग 8 से 9 घंटे का एक वीडियो लेकर आऊं, एक क्लास लेकर आऊं। मेरे पास डिजिटल सिस्टम अब आया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर बुक पर जो क्यूज बुक जो है, उस हर क्यूज बुक को जो है आप सभी के सामने समक्ष रखना चाहूंगा, लॉन्च करना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को उससे बेनिफिट मिल सके, यूजफुली रह सके आपके लिए। ठीक है, तो उसका वीडियो एनालिसिस हम लोग करेंगे। वैसे मेरे पास करना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कर कुछ नहीं पाता हूं, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव है। तो वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बता दूंगा कि मैं कब करने वाला हूं, कब कौन सी बुक लेकर आऊंगा। वैसे मैं जो पूरी जो किताबें हैं दृष्टि कोचिंग क्लासेस की, मैं उन पूरी किताबों के ऊपर जो है एक रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को उसकी जो बेहतरीन जो फीचर्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उन पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही में पीडीएफ के ऊपर जो है मैं आपका उन किताबों का एनालिसिस भी पूर्ण तरीके से करूंगा, जिसके तहत आपका सिलेबस का जो रिवीजन है, और रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ में मेरे जो पुराने विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और उन लोगों को प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। केवल उनको एक सही डायरेक्शन चाहिए, उनको आत्मविश्वास दिलाना है। उन लोगों को भरोसा नहीं है, उन लोगों को आत्मविश्वास दिलाना है कि हाँ बिल्कुल हमारे नोट्स जो बनाए गए हैं वो बहुत बेहतरीन है इन सारी किताबों से। इसलिए उन लोगों को थोड़ा भरोसा दिलाने के लिए ये काम करना पड़ेगा, और मैं ये बहुत जल्दी ये मैं काम कर दूंगा। ठीक है, ये 2022 खत्म होने से पहले मैं लगभग 2 या 3 बुक का क्यूज बुक जो है दृष्टि की, उनको मैं क्यूज बुक का जो है यानी कि 8 से 10 घंटे का एक क्लास का यानी कि एक बुक का वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलेगा। इसके बाद में देखिएगा, यानी कि इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे स्वयं के नोट्स जो है अनुभव और पुराने पेपर आदियों से जो लिए गए हैं, उनके माध्यम से भी, यानी कि मेरे स्वयं के जो नोट्स हैं, उनसे भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये जो सारी किताबें जो मैंने आपको बताई है, लक्ष्मीकांत मैंने बताई है, महेश कुमार बर्णिवाल की बुक मैंने बताई, दृष्टि की मैंने बताई है, और साथ ही में मैंने पुराने जो पेपर्स है उनको भी एनालिसिस किया है, और उन पुराने पेपरों को देखते हुए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, और इन सारे यूनिट्स को देखते हुए इन सारी किताबों से पॉइंट्स उठाकर मैंने इनके लिए नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉलिटिकल साइंस के मेरे अगर आप नोट्स लेते हैं, तो आप लोगों को कोई भी चीज लेने की, कोई भी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ये सारी किताबें जो है समाहित है। लक्ष्मीकांत भी है, महेश कुमार बर्णिवाल भी है, दृष्टि की बुक भी है, और पेपर्स का सॉल्यूशन भी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है, और साथ ही में जो लंबे समय से मेरा जो अनुभव रहा है इस फील्ड का, वो भी उसके अंदर मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोगों की मर्जी है। मैंने दोनों स्रोत बता दिया, आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, महेश कुमार बर्णिवाल ले सकते हैं, दृष्टि ले सकते हैं। तीनों किताबों को आपको लेना होगा, एक किताब से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत से काम चल जाएगा, तो कतई नहीं चलेगा, ध्यान रखना। आप चाहते हैं महेश कुमार बर्णिवाल से काम चल जाएगा, कतई नहीं चलेगा। दृष्टि की क्विज बुक से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि तीनों किताबों को अगर आप आपस में देखोगे, लिंक करके देखोगे, तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे कि वाक्य में रियल सिलेबस क्या है और इन किताबों में क्या दिया गया है। लक्ष्मीकांत बुक को सारी भारत की अगर मैं बात करूं तो सब यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ये बताते हैं कि बहुत बेहतरीन बुक है, लेकिन बहुत बेहतरीन बुक ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो यूपीएससी के सिलेबस को समझ पाए हैं। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो नए बच्चे होते हैं। न्यू बच्चों के लिए जो किताब जो होती है, जो बुक होती है, उसको एम लक्ष्मीकांत की बुक जो सजेस्ट करते हैं,
वो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि उसको आप इतनी मोटी बुक मत पकड़ाइए, क्योंकि उसका दिमाग जो है, उसकी सीमाएं जो है, मतलब उसकी सीमा छोटी है, और उन सीमाओं को अगर वो लांघ देगा तो फिर वो आगे तक नहीं जा पाएगा। वो 3-4 महीने बाद में यूपीएससी की तैयारी करना ही छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उसके एक सामने एक समस्या आ जाएगी, उस सिलेबस को नहीं समझ पाया। लक्ष्मीकांत बुक, माजिद हुसैन की बुक और भी रमेश सिंह की बुक, ये बहुत सारी किताबें आप लोगों को बताई जा रही है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें आप लोगों को पता है कि सिविल सेवाओं के द्वारा, मतलब सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और टीचरों के द्वारा मान्यता प्राप्त है इन किताबों को। लेकिन ये किताबें जो नई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि लगभग 4, 5, 6 महीने से लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनका पढ़ाई का रूटीन बैठ चुका है, उनको लग रहा है कि वाकई में मैं कंप्लीट कर लूंगा, तभी ये बुकें ले। और उसके बाद में भी आप इन बुकों को सीधे पढ़ना प्रारंभ ना करें, ना सीधे नोट्स छापना प्रारंभ करें उनसे, बल्कि आप लोगों को जो है पहले सिलेबस समझो, सिलेबस के बाद में उसके पॉइंट समझो, पॉइंट्स के बाद में यूनिट समझो, और यूनिट्स के बाद में आप लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका अमुक जो दिया गया है या फिर जो सारणी दिया गया है उस सारणी का पूरा एनालिसिस करो कि आपका काम का टॉपिक कौन सा है और कौन सा नहीं है। जब आप उसका एनालिसिस कर लो कि ये टॉपिक अपने काम का है, ये नहीं है, जिस टॉपिक काम का है उस टॉपिक पे आप टिक लगा लो। उसके बाद में पुराने पेपर आप उठाओ, लगभग 6-7 साल के, लगभग 6 साल के पेपर आप उठा लो पुराने। उसके बाद में उस पॉइंट्स के सवाल ढूंढना प्रारंभ करो कि मेंस में वाक्य में इस पॉइंट से कितने सवाल पूछे गए हैं। वो नोट्स, वो जो पॉइंट्स है वो आप लोग, आपकी बुक है या आपकी किताब है या कॉपी है, उसमें आप नोट कर लो कि यहाँ से लगभग 6 साल के अंदर लगभग इतने सवाल पूछे गए हैं इस यूनिट से। तो अगर मान लो कोई ऐसी यूनिट है जिसमें से लगातार 6 साल से एक सवाल पूछा जा रहा है, तो आप कन्फर्म, आपको पता चल जाएगा कि एक सवाल इससे बनने वाला है। तो उस यूनिट को आप लोग क्या कर लेंगे, उस यूनिट को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट रूप से, ठीक है, करना है। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो स्टडीज जो है, ये सारी चीजें, नीतियां जो है आप अपनाओगे, तब जाके यूपीएससी में विजेता हासिल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मेरी तरफ से, मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, जबकि ये सच्चाई मेरे लिए नुकसानदायक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ये फायदेमंद है। मेरे लिए नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि अगर मैं इस प्रकार से कहूंगा, मैं एक कोचिंग, मतलब एक इंस्टीट्यूट चलाने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार से आप लोगों के साथ में कहेगा, तो अन्य कोचिंग संस्थान वाले कहेंगे कि वाकई में ये जो है हम सबके पेट पर लात मार रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों की ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक गरीब विद्यार्थी हूँ और गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैं जानता हूँ कि गरीब विद्यार्थियों के साथ में क्या गुजरती है। 500 रुपए की, 800 रुपए की डायरेक्ट किताब लाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप का एनालिसिस करो, पहले अपने आप को समझो, उसके बाद यूपीएससी के सिलेबस को समझो, उसके बाद में सारी चीजें समझ में आ जाए, उसके बाद में आप किताबें खरीदे। और किताबें इस प्रकार से खरीदे, अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको एक प्रॉपर गाइड करने वाला व्यक्ति मिल रहा है, तब तो आपको कोई चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है, तब जाकर आप लोग किताबें खरीदते हैं। अभी मेरे विद्यार्थी हैं, अब देखिएगा कई सारे साथी मेरे साथ 1-1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं। उन विद्यार्थियों को आज तक मैंने कोई भी किताब सजेस्ट नहीं की और ना ही कोई किताब लाने के लिए मैंने उनको बोला। क्यों नहीं बोला, इसका कारण क्या है? अब आप लोग कहेंगे इसका कारण, रीजन क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनके नोट्स भेजते होंगे या इनकी किताबें भेजते होंगे, इसलिए इन बच्चों को नहीं बता रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनकी बजाय जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, उनकी बजाय मैं मेहनत कर रहा हूँ, उनकी बजाय वो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, सिलेबस का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं कंप्लीट करके उन लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनको केवल सही डायरेक्शन मिल रहा है, वो सही डायरेक्शन के अंदर केवल उनका काम है बस जो लिखाया गया है उनके नोट्स तैयार करें, जो चीजें उनको लिखवा दी गई है उनको पढ़े, और उसके बाद में वो अपना प्रीलिम्स पेपर के लिए या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले या फिर वो खुद से एनालिसिस करे पुराने पेपरों को, ताकि उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो सके, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं और इसलिए मैंने कोई किताब सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर किताबें ही सजेस्ट करनी थी तो बहुत सारी किताबें हैं। आज मेरे पास लाइब्रेरी की तरह किताबें भरी हुई है, आपको दिखाऊंगा, कभी एक नया ब्लॉग बनाऊंगा उसपे मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइब्रेरी की तरह मेरा रूम जो है उसमें किताबें सजी हुई है, ठीक है। तो वही बात है, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करना चाहता कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले, क्योंकि अब उन लोगों के ऊपर लोड वैसे ही पड़ने वाला है, क्योंकि वो इतनी कोचिंग्स की फीस हो गई, उसके साथ में उनकी कॉपियां जो है, आप लोग देखेंगे यूपीएससी की तैयारी करने वाले मेरे जो विद्यार्थी है उनको ही पता है कि कॉपियां कितनी हो चुकी है, और अभी तक कॉपियां कुछ भी नहीं हुई है। अब तक तो लगभग थोड़ी सी हुई है, लेकिन अब देखना
क्योंकि अब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, टेस्ट सीरीज भी मेंस की जारी हो जाएगी। थोड़े दिनों बाद में उन लोगों को ऑफलाइन जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में उन लोगों को रिसर्च पॉइंट दिए जाएंगे। तब देखना उन लोगों के साथ में कॉपियां कितनी हो जाएगी, यानी कि एक लाइब्रेरी की तरह ही उनकी ताक जो है कॉपियों से बढ़ जाएगी। क्योंकि उन लोगों को ज्यादा काम करना है लिखने पे, पढ़ने से ज्यादा काम करना है यूपीएससी के अंदर लिखने पे। और लिखना किस डायरेक्शन में है, ये चीज आप लोगों को अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है तो आप यकीनन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपकी बजाय मेहनत करने वाला जो मतलब 12 घंटे अगर आप लोग दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति सामने वाला आपके लिए 38 घंटे मेहनत कर रहा है, जब जाकर आपको 12 घंटे का कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं या 2 घंटे का आपको कंटेंट उपलब्ध है तो आप लोग यकीन मानिए, और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे लेकिन आप लोग मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और अगर नहीं मानता है तो किसी और टीचर से आप पूछ लीजिए कि वो जो चीजें तैयार कर रहा है आपके लिए, वो चीजें आपको 2 घंटे में प्रोवाइड करवा रहा है, वो चीजें लगभग जो है उसकी 12 से 14 घंटे की मेहनत आप लोगों को 2 घंटे में देकर जाता है। आप यकीन भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिएगा। तो एक लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि खुद पर रखो भरोसा तो मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखिएगा, आपको अपनी मंजिल जरूर मिल जाएगी। चलिएगा, अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर जीएस पेपर 3 की। और जीएस पेपर 3 में कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से यूनिट्स है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोगों से मैं अगली क्लास में मुलाकात करता हूँ। ये क्लास कैसी रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आपके जो नए साथी हैं और आपके जो मित्र मंडली के जो लोग हैं, आप दुनिया भर की चीजें शेयर करते हैं, वैसे आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग शेयर करें तो शायद बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में एक बेहतरीन रणनीति के साथ में यूपीएससी का निःशुल्क सिलेबस, मान लीजिए आप, निःशुल्क सिलेबस लेकर आने वाला हूं, जिसकी कुछ भी चार्ज नहीं है। ये मान लो बहुत नामात्र चार्ज रखेगा और कुछ भी नहीं है चार्ज, ये मान के चलिए निःशुल्क ही रहेगा, बल्कि एक बहुत बेहतरीन रणनीति है। शायद हो सकता है जीवित रहूंगा तो शायद वो कर पाऊंगा, मेरा सपना है, मैं उसको साकार करूंगा। तो शायद उसका बेनिफिट आपको भी मिले और आपके विद्यार्थियों को भी मिले और अन्य साथियों को मिले। और दूसरी बात, जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे व्हाट्सएप के साथ में ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर है 98 28 22 82 और 55। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका राज्य का नाम जो आप जरूर कमेंट करें। और ये सारी चीजें जो है आप व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर जुड़ना चाहते हैं तो। बाकी अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं वहां से कंटिन्यू करिए, क्योंकि हर एक संस्था बेहतरीन होती है तैयारी करवाने वाली, मैं इस चीज को मानता हूँ। बाकी बस इतना ध्यान रखें कि कोई आप लोगों से बिजनेस नहीं कर रहा हो और बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा हो। बाकी सारी जो संस्थान होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन इतना सा आप ख्याल रखिए, इतना सा आप ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति आपसे बिजनेस तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, चलेगा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।